हेलो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने पढ़ लिया है यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में चार्ज के बारे में। चार्ज की बेसिक क्या प्रॉपर्टी है, फीचर्स क्या है उसके, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने सीखा था कूलॉम्स लॉ सीखा था। कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज, अब दो चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रोपोर्शनल, और कितनी दूरी पे रखे हैं दो चार्ज, उनकी जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स का स्क्वायर। इसीलिए मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ये हमने सीखा था। फिर हम लोगों ने सीखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उसकी वैल्यू। उसके बेस पे फिर मैंने बताया थी आपको कि परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब आने की दो आई थी, एक बताई थी मैंने मीडियम में और एक बताई थी मैंने वैक्यूम कहें या एयर कहें। फिर दोनों के बेस पे फिर मैंने बताई थी एक रिलेटिव परमिटिविटी, जो मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं। फिर मैंने बताया था कि आपको कि कूलम्स लॉ है इसका एप्लीकेशन बताया था मैंने आपको। इस पे मैंने आपको ट्रायंगल है स्क्वायर के दो सवाल करवाए थे। फिर मैंने आपको अगर डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां बताया था रिलेशन। फिर मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें क्या रिलेशन, कि अब्सेंस ऑफ मीडियम कर देगा तो क्या होगा रिलेशन, मीडियम प्रेजेंस कर देगा तो क्या होगा रिलेशन। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी हम लोगों ने। तो आइए अब हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बाहरी सोर्स के द्वारा कोई भी फोर्स उस पे क्या हो, जीरो हो। किसी सिस्टम है, कोई बॉडी है, उस पे कोई बाहरी सोर्स का कोई फोर्स या एक्सीलरेशन ना हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। क्लियर ना? तो इसी के बेस पे हम सीखेंगे इस पे जितने सारी प्रॉब्लम यहां से हो सकती है केस, सारे केस यहां से निकाल के सिखाऊंगा आपको मैं। प्लस हम लोग सीखेंगे यहां से कि रीस्टोरिंग फोर्स सीखेंगे। प्लस हम सीखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लिया तो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। फिर हम लोग यही बताऊंगा कि जो नीट फेज सेकंड में कैसे एग्जामिनर ने इसके बेस पे क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया था, कैसे क्वेश्चन को उसने चेंज किया था। उसने ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है यानी कि इस पर मान सकते हैं छोटे से। तो उन्होंने दिया था कि अगर चार्ज का जो रेट है, जो लीकेज होता है यानी कि यहां से जो चार्ज बाहर निकलेगा, अगर रेट कांस्टेंट कर दिया जाए तो वेलोसिटी और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, क्या रिलेशन होगा। ये नीट फेज सेकंड में क्वेश्चंस नीट ने पूछा था। तो आइए उसको जानने से पहले हम लोग इसका करते हैं तीन तिगड़म करते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब केस का दिया एग्जामिनर ने दिया था कि एंगल वेरी स्मॉल हो, एंगल लार्ज होगा, वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर एंगल लार्ज होगा, एंगल स्मॉल है तो उसके लिए केस अलग, केस यहां पर है। ठीक है, ये तो आइए हम सीखते हैं कि यहां कौन कौन से केस बन सकते हैं, देखते हैं लोग। यहां ये कोई यहां से दिया मैंने कोई सीलिंग मान सकते हैं या कोई चीज मान सकते हैं, इससे कोई लटका दिए चार्ज। अब ये है ट्रायंगल है, इस फॉर्म में है। अब यहां पर क्या है, यहां एक चार्ज रख दिया Q और एक चार्ज Q रख दिया यहां पर। ये अब ये दो चार्ज हैं, इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है R। और ये जो धागा मान ले या रस्सी मान ले या स्ट्रिंग बोल सकते हैं या थ्रेड बोल सकते हैं, इसकी लंबाई है L। अगर L लेंथ इसकी है तो L लेंथ इसकी भी होगी। अब यहां से देखोगे एक पॉइंट डालोगे तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट बच्चों कहलाएगा मिड पॉइंट। क्या कहलाएगा ये? मिड पॉइंट कहलाएगा। अब यहां से देखना, यहां से देखोगे तो यहां से कुछ एंगल बन रहा है। मैंने मान लिया एंगल कितना है, थीटा डिग्री मैंने एंगल मान लिया। अगर ये थीटा है तो मैंने इसको भी थीटा मान लिया है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं। फिर मैंने बताया था कि जितनी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो फिजिक्स आपकी उतनी ही आसान होगी। क्लियर नहीं है? तो आइए देखते हैं कि एंगल को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। सुनिएगा, बहुत ही आसान है। होता इतना आसान है कि आप खुद कहोगे कि सर रहने दो, हम खुद ही इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या यहां कंपोनेंट मैंने एक लाइन मैंने खींची। अब
देखिएगा अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। सर ये कौन सा रूल है आपका, ये बेटा ये क्या होते हैं एंगल, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर तुम 10 डिग्री हो तो 10 डिग्री ये भी होगा, 15 हो गए तो 15 ये भी होगा, मतलब एंगल सेम होंगे, ठीक ना ये। तो अब यहाँ जो रस्सी है यानी कि इसको बोल सकते हैं स्ट्रिंग बोल सकते हैं, तो यहाँ पता क्या होगा, यहाँ होगा तनाव होगा, टेंशन होगा, वही टेंशन जो एग्जाम से 10 दिन पहले का प्रेशर होता है, ठीक ना ये। अब मान लेते हैं तो यहाँ मैंने बोल दिया क्या है, टी टेंशन, टी तनाव यानी फोर्स भी मान सकते हैं, ठीक ना ये। तो ये क्या है, टेंशन है पर ये। अब देखिएगा यहाँ पर देखना, इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैंने इस टेंशन के तोड़ दिए कंपोनेंट तोड़ दी, एक वर्टिकल तोड़ दिया और एक हॉरिजॉन्टल तोड़ दिया, ठीक ना ये। तो अब जिस साइड से एंगल होता है उस साइड से हम लेते हैं कॉस लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, क्योंकि कॉस में क्या आता है, बेस आता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा। इसी प्रकार अब ये कंपोनेंट, अब ये एंगल के सामने हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आता है साइन में आता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि भाई तुम बन जाओ अब टी साइन थीटा। इतना क्लियर नहीं है। अब ये जो चार्ज रखा है इस चार्ज पे धरती मां कहेगी कि अब तुमको भी हम नीचे खींचेंगे, ये तो नेचुरली लगेगा, हमेशा लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ। तो इनको मैंने बोल दिया तुम बन जाओ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब mg, ठीक है ये। हो सकता है किसी बच्चे का नाम भी होता है डब्ल्यू, ठीक है ये, मुझे ध्यान आ गया एक बच्चे का नाम डब्ल्यू, तो बोला सर ये मत बोलिए डब्ल्यू मेरा नाम है ये, तो ठीक है ना, ये मैंने मान लिया बेट मान लिया, ठीक है ये। अब देखना ये चार्ज ये है और एक चार्ज ये, अब चार्ज की वजह से लगेगा इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अब जहर सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी बेटा, दूर जाओ, रिपल्शन लगेगी ना। तो आओ यहां बना दिया मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बना दिया गया, क्लियर नहीं है। फिर देखना टेंशन प्रॉपर्टी किसकी है, ये स्ट्रिंग की है, ये तनाव की वजह से है, ये किसकी वजह से है, ये है ड्यू टू ग्रेविटी वजह से, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू चार्ज यानी कि रिपल्शन लग रहा है, समझेगा नहीं ये। हाँ तो अब याद करो वो दिन जब मैंने बताया था आपको लेक्चर नंबर पिछले कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी सिस्टम पे बाहरी कोई फोर्स ना लगा हो, समझेगा नहीं ये, मतलब यहाँ कोई भारी फोर्स ना लग रहा है। तो आओ इसके यहाँ पर इनको यहाँ लिख दो, जो ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नेट फोर्स क्या कर दो, जीरो कर दो, समझ गया ना ये। नेट फोर्स जीरो हो गया तो हम समझ गए जो एक्सीलरेशन होता है यानी कि एक्सटर्नल वो क्या होगा, बॉडी पर जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट बराबर होंगे और ये कंपोनेंट बराबर होंगे, जो ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में पूरा मैंने डिटेल में ये चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना ये। हाँ तो आइए आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना ये। हाँ देखिए यहां पर क्या है, यहां देखिए बच्चों लिखना है ये फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है यानी कि ऐसे कंपोनेंट ऊपर वाले, तो इनको कर दो बराबर कर दो, यहां पर आएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू मान लें या आप इसको एम जी भी मान सकते हैं, ठीक है ना ये, डब्ल्यू या एम जी मान सकते हैं। इनको मैंने बोल दिया कि यार तुम बन जाओ इक्वेशन फर्स्ट, तो इनने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, हमको तुम इक्वेशन बनाओ। आओ इनसे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक बार खड़ा कर दिया और एक बार यानी पट कर दिया, बेटा लेट जाओ बिल्कुल, अब यहां कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बच्चा भी खुश और वो भी खुश, ठीक है ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिएगा टी साइन थीटा, सर कहां से आ रहा है ये चीजें वगैरह, कुछ समझाओ कि कहां से इक्वल किया। देखिएगा बेटा इसका मतलब क्या देखना, ये जो कंपोनेंट है ना
ये जो कंपोनेंट है आप यहाँ देखोगे तो ये जो कंपोनेंट, ये वाले जो कंपोनेंट है ये है वर्टिकल कंपोनेंट है। ये आप ये देखिएगा, ये जो कंपोनेंट है ये है हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? ये है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनको बराबर करोगे टी कॉस थीटा को, और डब्ल्यू को बराबर करोगे। चाहे आप डब्ल्यू लिखे या आप एमजी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अब ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और टी साइन थीटा इनको बराबर करोगे, जो मैंने नीचे लिख दिया गया है। इतना क्लियर है ये? हाँ, ये मैंने बराबर कर दिया। तो अब मेरे सामने दो इक्वेशन तैयार हो गई। एक बार मैंने वर्टिकल खड़ा कर दिया और एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल लिटा दिया, ठीक है ये। तो आओ इनको दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ये। अब ये नया क्वेश्चन चल रहा है ऑलरेडी, जो लेक्चर नंबर पहले मैंने बताया था उसी के पूरा चल रहा है डेरिवेशन। क्लियर है ये? हाँ, आओ देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा देखना। टी कॉस थीटा इक्वल टू, और यहां पर लिख दो डब्ल्यू लिख देते हैं। यहां लिख दीजिएगा टी साइन थीटा इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया। समझ गए ना ये? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ तुम बेटा, और तुम यहां पर सेकंड खड़े हो जाओ, ठीक नहीं ये। आप पाओगे वैल्यू कुछ यहां से कि जो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट थीटा। क्लियर नहीं है? हाँ, ये क्या है? कॉट थीटा है। अब इनको चाहे ऐसे लिखो और चाहे इनको ऐसे लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब बन जाएगा ये टैन थीटा बन जाएगा। समझ गया ना ये? हाँ, इनको उल्टा करोगे क्योंकि हम जानते हैं कॉट का इनवर्स क्या होता है? टैन थीटा होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। इतना क्लियर नहीं है? आइएगा इन भाईजान को टेंशन कट जाएगा, क्योंकि टेंशन क्या है? रस्सी में है, तनाव की वजह से स्ट्रिंग में है, तो वो तो इक्वल रहेगा। तो आइए देखिएगा इन जान को यहां से काटते हैं, तुम यहां से कैंसिल हो जाओ, ठीक नहीं है। अब देखिएगा यहां पर क्या बचेगा, यहां ये जो वैल्यू आएगी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1 अपॉन tan थीटा, और यहां W इक्वल, और यहां इलेक्ट्रिक फोर्स। इतना क्लियर नहीं है? ये देखिएगा यहां पर, ये इसको उल्टा करोगे, यहां पर ये कॉट है, ये तो कॉट को उल्टा करो क्या जाएगा? ये tan आ जाएगा, जो मैंने इसको मैंने ऐसे कर दिया गया है। इतना क्लियर नहीं है? तो वही मैंने ये लिख दिया गया है। इसको और लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे तो अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स W और tan थीटा। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आंसर आ गई। समझ गया ना ये? हाँ, अब देखिएगा यहां, देखिएगा इसको देखिएगा पर, ये अब देखिएगा यहां पर, ये इनमें फोर्स कितना लगेगा? दो चार्ज है, क्यू चार्ज कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर रखे हैं। तो आओ यही लगे हाथ, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिख दे, या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। चार्ज कितना है? प्रोडक्ट क्यू चार्ज का प्रोडक्ट है। अब डिस्टेंस कितनी में है? ये r का इनवर्स का स्क्वायर। क्लियर नहीं है? हाँ, तो ये क्या है? इनके बीच लग रहा है फोर्स, लग रहा है जो कि इतने फोर्स से ये रिपेल करेगा, इधर करेगा, ये इधर करेगा। चाहे आप इसकी पढ़ाई करो और इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे ही टूटेंगे, ठीक नहीं है? हाँ, तो मैंने ये लिख दिया। आप आइएगा यहां इसकी वैल्यू लिखिएगा पर, ये देखिए यहां पर क्या है, इनकी वैल्यू लिखोगे यहां पर तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज। अब दो चार्ज है सेम है तो दोनों को मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक नहीं है? हाँ, दूरी कितनी है? r स्क्वायर, और यहां देखिएगा W और यहां tan थीटा। इतना क्लियर नहीं है? ये वैल्यू यहां से आपकी ये आ गई, यहां पर वैल्यू है। इतना तो मैंने सीख लिया अपनी प्रॉब्लम के अनुसार। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, उसने बस
खामोशी के साथ एक लफ्ज बोल दिया गया। उसने कहा कि अगर हम एंगल को बहुत ही स्मॉल कर दें, आओ देखते हैं स्मॉल का मतलब क्या होता है। एंगल स्मॉल करेगा, देखिएगा एंगल का स्मॉल का मतलब क्या है, देखना पर क्या, देखिए यहां पर क्या, इफ एंगल का बहुत स्मॉल कर दी जाए, इसको आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम का नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो इनको यहां से हम लोग साफ कर देते हैं कि यहां से तुम बेटा यहां से हट जाओ, तुम्हारी कोई नीड हमको, चलो इनको भी बोल देते हैं तुम यहां से जाओ, ठीक है ना। ये देखिएगा यहां पर ये चीजें, यहां से ये चीजें कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहां पर, अब इनसे पूछते हैं, तो इनने बताया जब एंगल बहुत स्मॉल होगा तो कैसे अपने अल्फाजों में लिखोगे, तो देखना अगर साइन थीटा हो, साइन थीटा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग थीटा लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार tan थीटा होगा तो इसको भी लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा और इक्वल टू tan थीटा, बताओ क्या ऐसे कर दिया, कोई क्या पाप कर दिया हमने? ये खुद ही बोल रहे हैं कि जो एंगल है ना, ये एंगल बहुत स्मॉल है, हो सकता है 5 डिग्री हो सकता है 10 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो, तो एंगल बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने साइन को मान लिया थीटा को थीटा, tan थीटा को थीटा मान लेंगे और साइन और tan को बराबर मान लेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल है ना ये, तो इसलिए हम इसको ये मान लेंगे। इतना क्लियर नहीं है? अब और देखिएगा, इसको हम लोग और सीखते हैं, हम देखते हैं यहां देखिएगा, अगर यहां से देखिए बच्चों पर ये, अब मैं इस पेन से लिखता हूं, ऑलरेडी मैंने ये कुछ कर रखा है दिखाने के लिए डिफरेंस आई, इसको लिखते हैं आओ यहां पर जाओ। देखिएगा अब ये चार्ज है और इस चार्ज की जो दूरी है इस चार्ज से वो है r दूरी है, क्लियर नहीं है? तो अब देखिएगा यहां पर, चलो मैं अलग ही बनाता हूं, ठीक है, ये बड़ा बड़ा बीच पे हो जाएगा, ये सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा आने लीपा पोती हो जाएगी, और जो बच्चों को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, आओ तो मजा यहाँ लेते हैं। देखिएगा बेटा मजा भर लीजिए, मजा यहाँ पर, अरे आगे देखिए ट्रायंगल आ गया। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर ये चार्ज मैंने यहाँ रख दिया और चार्ज यहाँ रख दिया, इनको बोला बेटा तुम आर दूरी पे खड़े हो जाओ, इन्होंने कहा बेटा हम बने ही है इसलिए खड़े होने के लिए, तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आ गया टेंशन। ये देखिएगा स्ट्रिंग है, टेंशन आएगा, यहाँ पर ये चार्ज है, ये चार्ज रिपेल करेगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पहले। अब देखिएगा यहाँ पर, देखना यहाँ पर इनको बोल दो कि आर, अब तुम हो जाओ यहां से आने की आर दूरी यहां से कर ले, यहां से, कहां से, मिड पॉइंट से। इसी प्रकार आर वाई डिस्टेंस ये होगी यहां से, इतना क्लियर नहीं है? यहां से क्या होगी, ये आर डिस्टेंस होगी आर बाई 2, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब आर बाई 2 डिस्टेंस यहां से इतनी है ये, तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये मैंने क्या माना था यहां से, थीटा मैंने माना था यहां से क्या माना मैंने, थीटा माने इसकी वैल्यू यहां से मानती मैंने, इतना क्लियर नहीं? और ये क्या है, ये एल है ये, तो आप देखोगे और तो पाओगे इसकी कुछ वैल्यू ये आया, एंगल देखना है, इसको यहां से बना दो और ऐसे बना दो, ये देखिएगा यहां पर ये है r बाई 2, r थोड़ा अच्छा नहीं बनना है, अच्छा दिखा दो यहां से, देखिएगा ये आ गया, ये है लंबाई l, अब ये है थीटा। इसको इस ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट है, हाफ को उठा के लेके आया और इसको यहां रख दिया, थीटा ये है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी धागे की लेंथ ये है, और जो r डिस्टेंस है कहां से है, ये है मिड पॉइंट से, ठीक है ना? ये तो ये डिस्टेंस मैंने यहां रख दी मैंने। आप देखोगे जो साइन होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इतना क्लियर नहीं है? तो अब देखिएगा ये बन जाएगा मेरे पास, ये थीटा है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। ये बेस इसलिए माना है क्योंकि ये एंगल इस साइड से लिया गया, तो एंगल के जो सामने होता है उसको मानते हैं परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक नहीं है? तो अब देखिएगा यहां देखिएगा परपेंडिकुलर पे क्या है, r बाई 2 है, हाइपोटेन्यूस क्या है, लंबाई l, ये लंबाई यहां से तक क्या l लंबाई है,
तो एल लेंथ मैंने ये लिख दी। इनको सॉल्व करोगे तो पाओगे वैल्यू कुछ ये। कितना क्लियर नहीं है? आओ ऐसे लिखते हैं इनको, साइन थीटा और इक्वल टू आर अपॉन 2l। क्लियर नहीं है? आओ आर की फॉर्म में लिखते हैं, आर इक्वल टू 2l साइन थीटा। इतना क्लियर नहीं है? तो यहां से मैंने जो निकाल लिया, मैंने आर की फॉर्म में निकाल लिया। मैंने ये कैसे निकाला? दो चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? आर है, तो बीच से डिस्टेंस कितनी होगी? r/2, आधी हो जाएगी। अगर तुम 10 मीटर लंबे हो तो 5 मीटर लंबे होगे नहीं होगे, आधी डिस्टेंस मिड पॉइंट से। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r/2। हाइपोटेन्यूज कितनी है? अरे थ्रेड की जो लेंथ कितनी है? वो है l, तो l लिख दी। अब इसको l हाफ है नीचे आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। r को ये मल्टीप्लाई में है 2l साइन थीटा, ये आ गया। क्लियर नहीं है? आओ इनकी वैल्यू वहां पुट कर दो, इनकी वैल्यू आप यहां क्या कर दो? पुट कर दो। यहां पर देखिएगा इसकी वैल्यू। अभी हम लोगों ने सीखा था चार्ज की वैल्यू क्या थी। चार्ज आया था q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का स्क्वायर, इतना आया था। w और यहां tan थीटा, आप देखिएगा इतना आया हुआ। ये चाहे आपको दिखाते हैं, आपको देखना है कितना था ये, देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में है q² r² w लिख दें, और या चाहे आप इसको w बराबर आप mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने बताया था कि w लगता है ड्यू टू वेट यानी ग्रेविटी लगता है अर्थ, ठीक है ना? ये हाँ, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दी हम लोगों ने। देखिए ये वैल्यू है, इसको और ले जाओगे यहां पर, ये देखना क्या आ गया यहां पर, ये यहां आ जाएगा। देखना ये, इसको पुट करते हैं, q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू आ गई यहां पर। ये r² ये आ गई, w ये लिख दिया, और tan थीटा ये लिख दिया। इतना क्लियर नहीं है? आओ इनको और सॉल्व करते हैं। q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और mg tan थीटा। इतना क्लियर ना? क्योंकि जो ग्रेविटी की वजह से जो वेट है उसको मैंने mg लिख दिया, ठीक है ना? ये वैल्यू यहां पर आ गई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है, r² ये है, और किसके है ये मल्टीप्लाई में? ये है w और tan थीटा के, तो w बराबर मैंने mg कर दिया। इतना क्लियर नहीं है? तो अब ये जो वैल्यू लिखी यहां पर किसके बराबर आ गई? q बराबर आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां mg tan थीटा का रूट लग जाएगा, और यहां निकल कर जाएगा r। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, ये वैल्यू यहां ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना? ये तो ये वैल्यू क्या आ गई? यहां से आपके एग्जाम में ये सवाल तक पूछा हुआ है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg और tan थीटा ये रूट में आएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब यहाँ भी स्क्वायर, r के ऊपर स्क्वायर तो हट जाएगा, तो मैंने r ऐसे लिख दिया गया। इतना क्लियर नहीं है? इतनी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये सवाल अब आपका यहाँ से सॉल्व हो गया, इतना ही। अभी जो नीट फेज सेकंड का है, उन्होंने जो स्मॉल एंगल है इसकी वैल्यू रख के कैसे सॉल्व किया था, हम उसको भी हम लोग सीखेंगे। और जो r की वैल्यू रखोगे, जो बताई थी मैंने 2l sin थीटा, उसको दोनों का यूज करवा के एग्जामिनर ने नीट फेज सेकंड में क्वेश्चंस को उन्होंने फ्रेम किया था, ठीक है? तो आइए इतना नोट कीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे जो अब आपका रियल में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना यहां से नोट करो, तुम नोट कीजिए इसका, ये कहां से है? बहुत ही इंटरेस्ट चीज अपना ये चीजें की है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये हाँ, लिखिए इसको, ये लिखिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। यहां क्या बताएंगे हम लोग? यानी जो साइन थीटा है किसके इक्विवेलेंट है? वो है tan थीटा के इक्विवेलेंट है। इतना क्लियर नहीं है? तो फिर से यहां लिख लीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल किसको होगा? यहां पर ये लिखना, ये कि
tan थीटा और इक्वल टू sin थीटा। अब ये जो बराबर किसको होगा, ये होगा यहाँ पर बताया था मैंने r/2l और यहाँ आ जाएगा r/2l। इतना वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, ठीक है ना ये। हाँ, अब इसी को हम लोग वहां रखते हैं वैल्यू रूम में। जो वैल्यू हम लोगों ने ये बच्चों ये निकाली थी वैल्यू, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए डायरेक्ट, चाहे r/2l, ये वैल्यू मैंने ये बताई थी। आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट मैंने कई बार यहाँ भी लिख दिया मैंने कैसे आई, और डायरेक्ट भी लिख लो। तो अब ये वैल्यू है, अब यहाँ tan की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, r की जगह बताई थी मैंने, r की जगह बताई थी मैंने वैल्यू रख सकते हैं पर। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, हम लोग पहले इनको लिख लेते हैं यहाँ से। q स्क्वायर यहाँ पर पहले पढ़ते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा और यहाँ r का स्क्वायर। इतना हम लोगों ने निकाला था पहले सॉल्व करके इन चीजें। इतना क्लियर नहीं है? तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इधर देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए इसको, ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है यहाँ पर चीजों को लेकर के। देखना क्या होगा यहाँ पर, ये इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखना q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। अब जो tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू हम लोग ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, tan थीटा की वैल्यू नीचे रखते हैं यहाँ पर। ये कितना आ गया, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये r/2l और यहाँ जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर ये आ गया। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, और ये r की वैल्यू मैं रखना चाहता तो r की वैल्यू मैं ये रख देता, निकालती 2l sin थीटा, मैंने निकाली r की वैल्यू। अभी मैं उसको नहीं रख रहा हूँ, वरना एकदम कैलकुलेशन बड़ी टफ हो जाए, ठीक है ये। हाँ, अब इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो अब देखना यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और r क्यूब और 2l। आप देख पा रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो है जिससे चार्ज लटके हुए हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। लेकिन जो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है 1 कूलम पॉजिटिव ये है, 1 कूलम पॉजिटिव ये है, तो रिपल्सन कम लगेगा। लेकिन अगर 10 कूलम का पॉजिटिव है और 10 कूलम का पॉजिटिव ये है, तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा। इसलिए दो चार्ज के बीच की दूरी है ये बदल जाएगी, ठीक है ना ये। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना ये, और इसको हम बंद करते हैं हम लोग क्या, Q इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg यहाँ लिख दो, और यहाँ पर जो 2l है इसको नीचे ले लो, यहाँ पर ये 2l और r की पावर कितना है, क्यूब यहाँ पर है। अब देखिएगा लिखने का तरीका क्या है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर, और ये 2l इसके ऊपर आ जाएगा, रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया रूट लिख दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो स्क्वायर को यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख इधर देखना समझने के लिए शॉर्ट में क्या, जैसे क्यू स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, ये वैल्यू r क्यूब है, ठीक है ना ये। हाँ, समझने के लिए भी इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखना क्यू स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r3 ऐसा लिख सकते ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, r3/2, उसमें दिख रहा ना ये, हाँ दिख रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज, मैंने जो स्क्वायर था वो मैंने ऐसे लिख दिया मैंने। इतना क्लियर नहीं है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। स्क्वायर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ से हटेगा, हाफ आएगा, ऐसे हाफ लिखो चाहे ऐसे लिख दो हाफ, ठीक है ये, तो मैंने ऐसे लिख दिया गया। अब यहाँ क्या है, जो वैल्यू है 2l sin थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक बार आपके पेपर में जो सवाल पूछा था वो आप देखोगे, आपके पेपर में ये भी सवाल आई है एग्जाम में, एक रिलेशन। तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, आपको जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ तो उसको बच्चों बॉक्स में बंद कर दो, ये इतना क्लियर नहीं है। हाँ,
क्योंकि यहाँ भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये हाँ, इतना यहाँ से आपके सामने एक सर्किल ये हो गया, और एक सर्किल मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर ये हाँ जो मैंने अंडरलाइन करवाई थी यहाँ पर, मैंने इसको ये वैल्यू हाँ, इसको भी बंद करना, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे ऐसे एग्जाम में, ठीक है ना। ये हाँ, आइए आप देखते हैं आगे और बढ़ते हैं इसको लोग। बहुत ही इजी है, इतना इंटरेस्ट है ये, बहुत इजी है, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और 2l, ये जो वैल्यू क्या है, ये है कांस्टेंट है, और 2l यहाँ पर है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट इसलिए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ये, यानी 4 पाई नंबर है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। mg क्या है, मास है, ग्रेविटी है, ये भी कांस्टेंट है। ये l क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर है क्या, वेरिएबल। तो इतनी चीजें क्या है बच्चों, ये चीजें क्या है, ये है कांस्टेंट। क्लियर नहीं है। तो अब देखना ये क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया r पावर 3/2, ये रिलेशन यहां से मिल गया। इसी की बेस पे नीट 2016 में क्वेश्चन नीट के सेकंड में पूछा था। वो कैसे पूछा था कि चार्ज का जो लीकेज होता है, कि जो दो स्पेयर ले लिए, यानी कि छोटे, ये नहीं कि इस तरह हम आंखों से देख पाएंगे, बहुत छोटे स्पेयर, अब जानते हैं चार्ज है, चार्ज की क्या वैल्यू होती है, खुद सोच सकते हैं ना। ये तो जो स्पेयर लिए थे, बोले कि अगर स्पेयर से चार्ज लीकेज हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, जो चार्ज का लीक का जो रेट है, उसको अगर हम कांस्टेंट कर दें या फिक्स कर दें, कोई चेंज ना हो, अगर मानते हैं कि 1 सेकंड में कि 2 कूलम चार्ज बाहर निकल रहा है, तो अगले भी वो 2 सेकंड में चार्ज उतना ही निकले जितना चार्ज पहले निकला था। तो ये एक ऐसी टर्म कंडीशन उसने दे दी। फिर उसने बताया था कि बताओ कि वेलोसिटी और इसमें क्या रिलेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, या दो चार्ज की डिस्टेंस क्या है। क्लियर नहीं है। तो आइए इतना इसको बंद कीजिएगा, आपको ये भी मिलेगा क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम काफी आएंगे, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चार्ज क्या होता है, देखना क्या है, देखना रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज हम जानते हैं, जहां रेट आता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में है तो उसको बोलते हैं रेट, बोलते हैं। जैसे देखना क्या, चार्ज है ना, ये तो मैंने लिख दिया चार्ज, लिख दिया मैंने। रेट है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डी टी, लिख दिया। समझ गया नहीं है। तो इसको बोलेंगे यानी रेट ऑफ चार्ज, चार्ज का रेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम हमेशा क्या, एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है, ठीक नहीं है। तो अब यहां देखना ये क्या है, रेट ऑफ चार्ज है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर dq अपॉन dt, यहां देखिएगा क्या आएगा, यहां पर आएगा r पावर 3/2, इतना आया था। अब ये कितना है यहाँ पर, dt मैंने यहां कर दिया, क्योंकि हमने अभी जो रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन हमारा ऐसे था, r 3/2। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, q स्क्वायर और यहाँ पर r क्यूब, यहाँ हाफ है तो यहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम चीजों को जो रेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ dt यहाँ लगाओगे तो dt यहाँ भी लगा दोगे। क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो ये रूल है। अब इसके बारे में बोलते हैं रेट, बोलते हैं चार्ज का रेट यहाँ पर। तो अब मैं जो r है, इस r मान ले या इसको x मान ले, मान सकते ना, क्योंकि एग्जामिनर ने r की जगह x माना था। अरे x मान लो, y मान लो, कुछ मान लो, ठीक नहीं है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या dx यहाँ पर मान सकते हैं हम लोग। चलो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल होगा ये,
हाँ देखिए बच्चों के यहाँ पर ये इतनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो इसको अभी मैं यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ इसको चीजों को ये। हाँ देखिए इसको यहाँ पर क्या है, इस पार्ट को हम लोग यहाँ से कैंसिल करते हैं ना। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ देखिएगा इसको, यहाँ इसको मैं यहाँ से जो है कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ से चीज देखना है यहाँ क्या है, dx यहाँ पर है और यहाँ वैल्यू कितनी यहाँ पर ये dx है, और यहाँ वैल्यू मानते हैं कितनी यहाँ पर dx छोड़ दे इसको, ये यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर ये कैंसिल अब हो जाएगा, कैंसिल हाँ अब हुआ कैंसिल, ठीक नहीं है। अब इसकी जो हम लोग क्या करते हैं, एक रूल क्या यहाँ पर ये रूल होता है, जैसे यहाँ देखते हैं क्या मानते हैं मेरे पास कोई एक चीज यहाँ पर है, देखना क्या है रूल ये है, जैसे मानते हैं क्या कोई xn है, इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट xn, तो जो पावर होती है वो पावर आगे आती है, और इसमें से क्या हुआ यानी कि पावर में एक पावर कम होती है, समझ गए ना, ये रूल तो आपको पता हुआ। अब यहाँ रूल क्या है ये देखना यहाँ पर क्या, जब हम इसका करेंगे इसके रिस्पेक्ट हम करेंगे तो देन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा डी क्यू और डी टी, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो पावर है ये पावर आगे रहती है, ये रूल अलग है बच्चों और ये रूल थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये पावर यहाँ पर आगे आती है, पावर आगे आ गई, यहाँ बचेगा कितना, अब 3y में से कितना जाएगा बन जाएगा यहाँ पर ये, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हाफ, कितना बचेगा हाफ बचेगा, अब यहाँ बचेगा डी आर और यहाँ डी टी, इतना क्लियर नहीं है। हाँ इसका रूल देखिए क्या है, यहाँ मानते हैं कोई भी n पावर है, वो पावर आगे आती है और उस पावर में से एक पावर यहाँ बचती है, प्लस यहाँ क्या बचता है डी आर कहें डी एक्स कहें डी वाई कहें, ये मैथमेटिक्स है आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें, यानी कि इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल है उसी में एक रूल होता है उसका, ये ठीक नहीं है। हाँ तो अब देखिएगा यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला, यानी कि रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज है। अब ये देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये रेट ऑफ चार्ज ये वैल्यू यहाँ पर है। अब आपको पता होगा कि इस पता होगा इसको यहाँ से एक पता होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डी आर अपॉन डी टी, आप ऐसे लिखें चाहे आप इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इतना क्लियर नहीं है। तो ये चीज क्या है, ये है वेलोसिटी है, ठीक नहीं। आइए देखिए यहाँ पर क्या, इसको हम लिखते हैं यानी कि रेट ऑफ चार्ज है डी क्यू और डी टी है, ये कितना है 3/2, आप इसको हाफ लिखें या चाहे रूट के अंदर बंद कर दें, बात एक ही है ना ये। अब ये क्या है, ये है वेलोसिटी, जो मैंने ये लिख दिया है वेलोसिटी, ठीक नहीं है। वेलोसिटी क्या है स्पीड ही बोल सकते हैं, ठीक नहीं है, ये यहाँ पर है। तो आप देखना कि अगर देखें इफ लिखना इफ रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज फिक्स कर दें या कांस्टेंट बोल सकता है, ठीक नहीं है, फिक्स बोले कांस्टेंट बोले तो ये वैल्यू क्या होगी यानी इसमें जीरो हो जाएगी, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अब देखना इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या है ये भी नंबर है ये भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू बराबर किसका जाएगी, ये 3/2 और ये हो जाएगी यहाँ पर ये r ये आ गया और इनटू वेलोसिटी आ गई, ठीक है ये। हाँ तो अब देखिएगा इसको r कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये तो नंबर है कांस्टेंट नंबर, तो आप देखिएगा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे b अपॉन रूट, ऐसे लिखोगे आप, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गया ना, ये ऐसे लिख सकते हैं चाहे आप इसको ऐसे लिखें। अब देखना ये पावर हाफ है ये, और ऊपर जाकर कैसे होगी माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर होगी माइनस की, तो यहाँ आ जाएगा r माइनस का हाफ। और आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा था एंटी ने वो सवाल ये था, और ये आप देखोगे ये नीट फेज सेकंड 2016 का क्वेश्चन सही है, क्लियर नहीं है। और उस समय ये बल्कि देखा जाए किसी जेई में एडवांस वाला आया था उसको फ्रेम करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, इतना क्लियर नहीं है। हाँ ये यहाँ पर क्या है, ये तुम हो वेलोसिटी हो और r क्या है, r यहाँ पर है r है डिस्टेंस, r क्या है डिस्टेंस,
ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आइए एक बार फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ये। और इसी फॉर्म में आपको आने की एक्सप्लेनेशन दे सकता है, कोई भी यहाँ से पूछ सकता है कोई एग्जाम को लेकर के, ठीक है ये। मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सब बेसिक पता होगा तो हो सकता है कि फिजिक्स आपकी काफी आसान हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक आपका क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं फिजिक्स से आपके अंदर जो फोबिया है ना, वो फोबिया बना रहेगा वो। क्योंकि वास्तव में इसमें मैंने किया क्या, ऑलरेडी 90% आपको सब आ रहा है, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ये कुछ नया नहीं है, ये सब आपको पता होगा। क्लियर नहीं है? हाँ, आइए फिर से एक बार इसको रूबरू कराते हैं अपनी रिजल्ट के साथ। देखिए क्या यहाँ पर क्या बहुत ही इजी चीज है यहाँ पर देखना क्या है। यहाँ देखिएगा, ये चार्ज है Q, लेंथ L है, और यहां से जो है इसको लटका दिया यहां से क्या है। अब यहां देखना है इसको चार्ज कितना है, एंगल बहुत स्मॉल है मैंने मान लिया, तो पहले मैंने इस फॉर्म निकाला, ये R निकालिए 12 sin थीटा मैंने ये निकालिए। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखना क्या होगा। यहाँ पर यह चार्ज आ गया, ये आ गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और या mg लिखें W की जगह, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। फिर मैंने आपको ये रूट ले लिया मैंने, क्योंकि इसको आ रहा है यहाँ पर हट जाएगा तो R यहाँ पर आ गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर बताया तो मैंने एंगल स्मॉल होगा, तो मैंने आपको ये बता दिया एंगल स्मॉल वाला, जो एंगल स्मॉल होगा यहाँ पर ये। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको बच्चे ये पता होना चाहिए, और इसके अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ देखना ये, फिर मैंने लिख दिया चीजें बताइए, क्लियर नहीं है? फिर मैंने इसको जो है इस फॉर्म में लिख दिया, tan थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, जो मैंने आपको वही बताई थी वैल्यू निकाल के, ये वैल्यू बताई मैंने, यहाँ रख दी वैल्यू, r स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ r पावर कितनी है 2 और 1 ऐड होगी 3 होगी 12 होगी। फिर इसकी मैंने यहाँ पर रूट चढ़ा दिया, r कितना है 3 है यहाँ पर, तो एक यहाँ का स्क्वायर रहेगा और यहाँ जाकर हाफ हो जाएगा, जो मैंने ये एक्सपेंड कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर ये इन चीजों को मैंने मान लिया गया है कि ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ये वैल्यू क्या है मैंने बता दिया कि क्या रिलेशन है इसमें। फिर मैंने बताया रेट ऑफ चार्ज, कि रेट ऑफ चार्ज की इस पे क्या बनेगा क्वेश्चन, कि अगर रेट को हम लोग ऐसे मान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक नहीं है? हाँ, रेट को हम लोग मान सकते हैं यहाँ से, हाँ, फिर हम लोग ऐसे माना इसको, ये मैंने रेट मान लिया, और इसकी पावर को मैंने जो है ये ला है, इसको मैंने ऐसे मान लिया, ठीक नहीं है? यहाँ पर ये अब यहाँ करोगे आने की, इसको dt करोगे, यहाँ dt करोगे, तो इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पर पावर आगे आएगी, और इसमें पावर कितनी होगी, वो एक पावर कम होगी, यहाँ dr हो जाएगा। तो ये क्या आपको दिया, वेलोसिटी है, जो मैंने आपको ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये dr का है, dx का है, dy का है, इतना क्लियर है ये। फिर देखिए यहाँ पर ये यहाँ करोगे, इसको हाफ लिखें या इसको रूट लिखें, ये कांस्टेंट मान लिया रेट, क्योंकि एग्जाम में उस समय बोला था कि जो चार्ज का लीकेज है यानी रेट है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब रिलेशन किसमें बचा, डिस्टेंस में और वेलोसिटी में, ये आप यहाँ से सभी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर नहीं, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर नहीं है? हाँ, इतना चीजें आपको आनी चाहिए समझ में, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये बहुत ही इजी चीज है, क्लियर नहीं है? आइए अब हम बढ़ते हैं, एक सवाल और लेता हूं मैं, ये जो सवाल मैं करवा रहा हूं बच्चों, ये सवाल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहता है, कि अगर दो चार्ज हैं, अगर थर्ड चार्ज या कोई भी तीसरा चार्ज कहां उनके आसपास कहीं भी रख दोगे, तो जो नेट फोर्स होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, वो इनसे पोजीशन से यानी कि अनअफेक्टेड है, मतलब उससे प्रभावित नहीं होता है। ये मैंने वेक्टर के पूरा एक्सप्लेन करके ऑलरेडी मैंने 3-4 प्रॉब्लम करवाई थी, और एक प्रॉब्लम मैंने आपको ये करवाई है। ये इसमें आपको देखेंगे मैं 4-6 क्वेश्चंस आपके नीट के यहाँ पर संभल गए, और ये क्वेश्चन खुद जेईई का मॉडिफाइड क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है? ये अब मैं आपकी तरफ से एक क्वेश्चन और देता हूं बड़ी, जिसमें आपका वेक्टर का यूज है, और इस क्वेश्चन सारे आप बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पर, ठीक है? ये आइए देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखिएगा यहाँ पर, ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ये न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर देखना, ये न्यूमेरिकल क्या है लिखना, ये न्यूमेरिकल है, ये 3 चार्ज है,
3 चार्ज minus Q1 and plus Q2 and plus Q3 are placed as shown in diagram। ये डायग्राम बन के पेपर में आपके आया था सवाल, ये shown in figure find the x component। आपको अब या में x पूछे या y पूछे आप खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक है ना। x component of the force। अब किससे पूछा है, माइनस पूछा किस पे है, ये पूछा है ये माइनस Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये इन्होंने बना के दिए हैं आपको, यहां से देखना, ये यहां से एक y एक्सिस है, यहां पर ये यहां देखना इसको, यहां चार्ज रख दिया गया है, यानी कि यहां पर रख दिया गया है, ये है माइनस का Q1 और यहां रख दिया गया है प्लस का 3 चार्ज। अब यहां से इसको थोड़ा हटाते हैं, देखिए और ये जो दूरी है वो दूरी है a, इनके बीच की दूरी कितनी है, a दूरी यहां पर है। अब यहां से जो एंगल दिया गया है वो थीटा है और ये एक्सिस y है और ये एक्सिस उसने वो दिया गया x, ठीक है ये। हाँ, और यहाँ जो रखा हुआ है वो है यहाँ पर है Q2 प्लस का, यहाँ पर प्लस Q2 को इतना दिया है और अभी आगे देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ सॉल्व होगा, ठीक नहीं। हाँ, अब ये हमको फोर्स दिया गया है, x दिया गया है और y कंपोनेंट दिया है। x और y कंपोनेंट में पूछ रहा है कि मेरे को कि आप फोर्स बताओ यहाँ पर ये, यानी कि x कंपोनेंट। अब इस एक्सिस में कौन कौन से फोर्स पॉसिबल होंगे हम उनको सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं 3 चार्ज यहाँ पर हैं, माइनस Q प्लस Q और प्लस Q3 चार्ज है। ये शोन इन डायग्राम दे रखा है, ये भी आपके एग्जाम का सवाल यहाँ पर आया है और अच्छा सवाल मैंने लगा तो मैंने इसको कराने की कोशिश की। मैंने पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स बताओ जो फोर्स x के कंपोनेंट में हो, मतलब x एक्सिस में हो। अब ये सवाल यहां से आ गया तो बच्चा सोचेगा यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया जाए, बच्चे के यहाँ पर होश उड़ जाएंगे और बच्चे के होश उड़ जाएंगे, यार पता नहीं कैसे सवाल है। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग पूरी इलेक्ट्रो है, मैग्नेट है और मैकेनिज्म है, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स पे है और ये कंपोनेंट हम तोड़ना आएगा आपके लिए तो 2 क्वाड्रेटिक के सवाल यहाँ पर, ये क्लियर नहीं है। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर फोर्स क्या इससे पूछ रहा है, क्या फोर्स इससे पूछ रहा है, क्या फोर्स इससे पूछ रहा है। जब तक आपको इसकी क्वेश्चन की जो रीडिंग करने की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो कितना इजी क्वेश्चन है वो आपके लिए एक टफ क्वेश्चन है, इतना क्लियर नहीं है। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, कंपोनेंट तोड़ेंगे। इतना क्या है, ये एग्जाम में इस तरह ये बन के आया था। कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे देखना। क्या आपको पता है कि जब फोर्स है, यानी कि एग्जामिनर ने इस पर फोर्स पूछा है कि इस वाले फोर्स में फोर्स क्या होगा यहाँ पर, यानी माइनस क्यू फोर्स क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस क्यू नहीं सॉरी यहाँ पर प्लस क्यू है। ये कितना है, ये यहाँ पर ये है प्लस क्यू, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, माइनस क्यू प्लस क्यू देख लेते हैं पर ये, अच्छा प्लस क्यू ठीक नहीं है। हाँ, आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, फोर्स क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ देखिएगा ये इसकी वजह से यहाँ का लगेगा रिपल्सन लगेगा, आने के Q2 फोर्स निकालना है तो यहाँ लगेगा रिपल्सन लगेगा, अवे लगेगा। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अवे लगता है और नेगेटिव पे टुवर्ड्स लगेगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा
यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा यहां से, यहां देखिएगा इसको, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा यहां, ऐसे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से वो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा F2 पे फोर्स 3 की वजह से ये फोर्स लगेगा। ये थोड़ी लाइन नीचे शिफ्ट हो गई यहां पर, जरा इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है ना ये। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है? वो दूरी है ये दूरी और ये दूरी है, इतना क्लियर नहीं? अब इस पे जो फोर्स लगा है Q3 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा आगे लगेगा। अब देखना इस पे जो Q2 पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से अट्रैक्शन लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ऐसे करके फोर्स लगेगा Q2 पर, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ऐसे लगेगा टूवर्ड्स। क्लियर नहीं है? ये पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा तो अवे लगेगा दूर की तरफ। अब इसकी पढ़ाई तो कर नहीं सकते ये, क्योंकि ये इंक्लाइन फॉर्म में है, तो इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट, इतना क्लियर नहीं है? अब देखिएगा अगर ये एंगल यहां से एंगल थीटा डिग्री है, जब ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा डिग्री होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एंगल अगर एंगल ये वाला थीटा डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी कितना होगा? थीटा डिग्री होगा। तो आप देखिएगा यहां से यहां पर जो निकालेंगे वो आएगा F2 3 और यहां पर आ जाएगा cos थीटा। और यहां देखिएगा एक कंपोनेंट इसका नीचे आएगा, एक कंपोनेंट आ गया तो एक कंपोनेंट जाएगा इसका x में। तो अब ये कंपोनेंट हम सीखेंगे यानी कि F2 3 sin थीटा। क्लियर नहीं है? हाँ, और इसकी जो लेंथ दे रखी है यहां पर, ये वो लेंथ कितनी है? वो लेंथ है इसकी b लेंथ है, यहां से यहां तक की। क्लियर नहीं है? यानी कि यहां से Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की कितनी दूरी है? b दूरी। Q2 से Q3 की दूरी कितनी है? a दूरी। तो अब देखना इस एक्सिस के अबाउट मुझसे फोर्स पूछे हैं तो कितने फोर्स हो गए? F2 2 की वजह से 1 पे ये फोर्स है, 2 की वजह से 3 पे फोर्स, ये वाला फोर्स है ये। तो अब मेरे पास जो फोर्स आ गया वो फोर्स ये आ गया यहां पर, ये तो फोर्स कितना है यहां पर? ये तो फोर्स आ गया यहां पर, इधर देना है कि फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। तो कितना फोर्स है यहां पर? ये है F21 प्लस F23 sin थीटा, ये है। क्लियर नहीं है? तो अब देखना ये जो फोर्स होगा Q2 पे Q3 की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स ऐसे आएगा, यानी कि चार्ज Q3 चार्ज Q2 और डिस्टेंस कितनी यहां से यहां की? डिस्टेंस है a स्क्वायर, ये वाली, और मैंने k लगा लिया यहां पर। ऐसे यहां देखना अब ये Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से फोर्स, ये वाला फोर्स आएगा यहां पर, ये Q2 पे Q1 की वजह से आएगा k Q2 Q1, दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? b दूरी है, तो मैंने b दूरी लिख दी। तो एक यहां से आ गया ये और एक यहां से आ गया। क्लियर नहीं है? तो अब इनकी वैल्यू रख दो पुट, तो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? ये इसकी वैल्यू रख दो, क्या पर है वैल्यू? k Q2 Q1 और नीचे b स्क्वायर प्लस, अब इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इस वाले कंपोनेंट को नहीं लेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे जो फोर्स पूछा है वो पूछा है अलोंग द एक्स कंपोनेंट, ठीक नहीं है? तो केवल हम ये वाला लेंगे। यहां पर कितना आ गया यहां पर? ये k Q2 Q3 और b स्क्वायर और यहां पर sin थीटा। ये आपके एग्जाम का सवाल यहां से सॉल्व हो गया। और आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है, बताओ क्या इसमें कुछ करना है क्या? बिल्कुल बेसिक चीज वगैरह है जो आपको ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। बस ये पूरी मैकेनिक्स इसी पे आधार पे है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा यहां पर तो फोर्स अवे लगेगा यहां पर। ये अब इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट हम, ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। जिस साइड से एंगल लेते हैं वो कॉस आता है,
परपेंडिकुलर वाला साइन आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर। अब Q2 पे इसकी वजह से फोर्स मैंने ये लिख दिया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैंने ऐड कर दिया, इतना क्लियर नहीं है। अगर अपोजिट होते कोई तो माइनस करता है पर मैं, तो अब मैंने क्या कर दिया, जो ये फोर्स Q2 चार्ज Q1 की वजह से फोर्स मैंने ये निकाल लिया, Q2 Q1 v स्क्वायर। अरे कूलम्ब्स लॉ मैंने बहुत सिखाया मैंने आपको, यहां देखना Q3 Q2 की वजह से ये मैंने सिखाया मैंने। ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स, ये बताया था मैंने। दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर, ये वैल्यू हासिल कर लो। इतना क्लियर नहीं है तो आपका ये सवाल यहाँ से ये क्या हो गया, सॉल्व यहाँ से हो गया। और बिल्कुल बेसिक चीज वगैरह है, ये कोई टफ नहीं है, बस क्या आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। जितनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आएगी बच्चों, तो आपकी फिजिक्स को ना वो उतनी ही फिंगर टिप्स पर रहेगी। क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट अपना लेक्चर यहीं बाइंड अप करते हैं, बाकी नए लेक्चर में हम लोग उठते हैं यानी कि एक अलग प्रॉब्लम को लेकर के। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया, अगले में आपको हम पढ़ाएंगे आपके सामने कि टाइम पीरियड और रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन क्या रिलेशन है ये बताएंगे हम लोग, प्लस और कैसे कैसे न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे इसकी बेस पे भी हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट आपके एग्जाम में 90% रोल होता है यानी कि कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होना, क्योंकि वहां आपको न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट आज लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए नोट के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, ओके।